अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। इस चीज को काजी अब्दुल मुकीद कहते हैं और मैं एक बार फिर आपके सामने आ गया हूं आपके साथ करने के लिए कुछ गुफ्तो शनी। तो भाई लोग, क्रिकेट वर्ल्ड कप इज ऑन द होराइजन, लेकिन उस पर बात करने से पहले हमने कट्टर अफगानियों के साथ 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज खेलनी है और फिर उसके बाद एशिया कप और स्क्वाड का ऐलान हो चुका है। सो इससे बेहतर मौका नहीं है क्रिकेट पे बात करने का। इससे हमारे उमाड़े जितने क्रिकेट ने एक्सपर्ट है, संगी बेली क्रिकेट ने फैन है, सारे ने सारे अगे अगे आ रहे हो जी, ते कन खले करेगी नो किया कि आज गल्ला होसन खड़काई के। तो भाई सीधा बात करते हैं स्क्वाड के ऊपर। इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको स्क्वाड नजर आ रहा होगा पाकिस्तान का। तो जो ऑब्वियस चॉइसेस हैं यहां पर, हम उनके बारे में बात करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। हम बात करने वाले हैं द मिसिंग वंस और द डिबेटेबल वंस के ऊपर। इस वक्त जो सबसे बड़ा स्यापा हमें पड़ा हुआ है वो है इमाद वर्सेस नवाज बैटल। इस पे बात करने से पहले आपको यह बताता चलूं कि इन दोनों में से सिर्फ एक ही की जगह टीम में बन सकती है और उसकी वजह यह है कि वी आर ऑलरेडी प्लेइंग शादाब एंड उसामा मीर एज 2 प्रीमियम लेग स्पिनर्स और उसके बाद हम 2 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स खिला रहे हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर और फहीम अशरफ की शक्ल में। सो इसलिए इन दोनों में से कोई एक ही बंदा अपनी जगह बना पाएगा। अब नवाज ने इस टीम के अंदर अपनी जगह बनाई है, क्यों, हम उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इमाद और नवाज का अगर हेड टू हेड कंपैरिजन किया जाए लास्ट 13 ओडीआईज का, तो हमें अंदाजा होगा कि जो बात हम जनरली करते हैं कि इमाद एक मोर स्टेबल बैट्समैन है, आपको इस वक्त स्क्रीन पे नजर भी आ रहा होगा कि 275 रन तकरीबन उन्होंने बनाए हुए हैं 80 के मुकाबले में। लेकिन जब विकेट्स की बात आती है तो आपको नजर आएगा कि नवाज ने इमाद से ज्यादा विकेटें ली हुई हैं लास्ट 13 मैचेस के अंदर, ज्यादा बेहतर इकोनॉमी के साथ। अब अगर बात की जाए ओवरऑल रोल्स के ऊपर, that is very important. इमाद more of a proper batsman है, अगर आप उसको देखेंगे तो he has a first class century to his name. और ऑन दी अदर एंड अगर हम नवाज को देखेंगे, ही इज अ ब्रूट हिटर जो कि 6 हिटिंग एबिलिटी रखता है। अब ऐसा नहीं है कि इमाद 6 हिटिंग नहीं कर सकता, लेकिन नवाज की वो टेक्निक इमाद के मुकाबले में ज्यादा सुपीरियर। अब अगर देखा जाए कि इन दोनों को बॉलिंग कहां मिलेगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस फैसले पर पहुंचने के लिए, बिकॉज न्यू बॉल के साथ इमाद इज द मोस्ट डेंजरस बॉलर स्पेशली इन T20 क्रिकेट, बट ये ओडीआई क्रिकेट है। और दूसरा बड़ा मसला ये है कि इमाद को नई बॉल कभी भी नहीं मिल सकती शाहीन और नसीम की मौजूदगी में, बिकॉज ये उन दोनों के टैलेंट को जाया करने वाली बात है। सो इसलिए अगर उसको न्यू बॉल नहीं मिलती तो फिर सेंट्रल ओवर्स में क्या इमाद इतना इफेक्टिव है? और इस सवाल का जवाब है नहीं। उसकी वजह यह कि डाटा हमें यह बताता है कि सेंट्रल ओवर के अंदर इमाद हैज नॉट बीन एबल टू कंटेन, और अमूमन वो कंटेन ही करते हैं, जबकि ओडीआई क्रिकेट के अंदर आपको कंसिस्टेंटली विकेटें भी लेनी है। यहां पे नवाज एज ले जाते हैं क्योंकि वो सेंट्रल ओवर्स के अंदर ना सिर्फ कंटेन करने की भी अहलियत रखते हैं बल्कि वो विकेट्स भी लेके जाते हैं। अगर दोनों की स्टॉक डिलीवरीज की भी बात की जाए तो इमाद की जो स्टॉक डिलीवरी है वो है जो राइट हैंडर को अंदर आती है और इसी से वो राइट हैंडर को क्रैम्प करते हैं रूम के लिए और वो अपनी विकेटें ले रहे होते हैं। जबकि नवाज इज मोर ऑफ अ कन्वेंशनल लेफ्ट आर्म स्पिनर जिसकी बॉल राइट हैंडर को लीव करती है और ड्राई विकेट्स के ऊपर उसका बॉल ब्रेक भी बहुत ज्यादा करता है। यही वजह है कि इन दोनों के कंपैरिजन में नवाज को चूज किया गया। देयर इज नथिंग अगेंस्ट इमाद वसीम, और मेरे ख्याल के मुताबिक, इन माय ओपिनियन, जो अगले साल का T20 वर्ल्ड कप है, इमाद को उस 20 वर्ल्ड कप के लिए जरूर कंसिडर करना चाहिए। दूसरा बड़ा फड्डा जो इस वक्त चल रहा है वो है राना फहीम अशरफ के ऊपर, जिनको लॉर्ड फहीम स्टोक्स भी कहा जाता है। प्यार से हम कहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, राणे सारे जो है वो प्लीज माइंड ना करें। तो उनके ऊपर जो है वो सबसे ज्यादा बात चल रही है। उनको रोल दिया गया फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर का। अगर हम उनकी प्रीवियस परफॉर्मेंस को देख रहे हैं तो वो जस्टिफाई नहीं करती उनकी सिलेक्शन। आप देखेंगे कोई काबिल जिक्र बैटिंग परफॉर्मेंस भी नहीं है और कोई काबिल जिक्र बॉलिंग परफॉर्मेंस भी नहीं है। और मोहम्मद वसीम जूनियर को हम ऑलरेडी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के रोल में खिला रहे हैं और वो कंटिन्यूटी है, इसलिए उसको खिलाया भी जा रहा है। वो 1 साल से टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड, फहीम के बारे में हमारे कोच ब्रैडमन साहब का कहना है कि उन्होंने अपनी फिनिशिंग स्किल्स को बहुत इंप्रूव कर लिया है। ये चीज कहीं हमें डाटा नहीं बता रहा, लेकिन वो चूंकि उन्होंने लेटेस्ट कोई T20 मैचेस देखे हैं PSL के, जहां पे एक आध इनिंग्स के अंदर फहीम अशरफ ने कुछ इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलते हुए कुछ मैचेस फिनिश किए थे, जिसकी वजह से मे भी उन्होंने सोचा है कि शायद यही रोल वो पाकिस्तानी टीम के अंदर भी प्ले कर सकते हैं। बट ये जो सिलेक्शन है ये टोटली सरप्राइजिंग है और देखना होगा, अल्लाह करे कि फहीम अशरफ हमें बुरे तरीके से गलत प्रूव करे, क्योंकि हम यहाँ पे क्रिकेट की भलाई के लिए बैठे हुए हैं, हम किसी को उंगली उठाने के लिए नहीं बैठेंगे। राइट नाउ आप जस्टिफाई नहीं कर सकते फहीम अशरफ की सिलेक्शन को। पाइन अगला मसला आ जाएगा तैयब ताहिर, शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक और सऊद शकील का।
अब एक एक करके इनके ऊपर बात करते हैं। तैयब ताहिर को उनकी पाकिस्तान शाइन वाली परफॉर्मेंसेस के ऊपर सेलेक्ट किया गया, स्पेशली इन दैट फाइनल व्हेन द चिप्स वर डाउन, ही स्कोर्ड दैट अमेजिंग सेंचुरी अगेंस्ट इंडिया थी, सुपर हिट हो गए, वायरल हो गए, और सिलेक्शन कमेटी ने सोचा कि चलो यार इनको उस एक इनिंग्स की बेसिस के ऊपर हल्का सा ट्राई करके देख लेते हैं कि वो अपनी जगह बना पाते हैं मिडिल ऑर्डर में कि नहीं। राइट नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट, प्रोबेबली वो जाएंगे जरूर लेकिन तौलिया पानी करके वापस आ जाएंगे। मुझे नहीं समझ में आती कि वो 11 के अंदर कैसे फिट इन होते हैं। एनीहाउ आगे बढ़ते हैं और बात करें सऊद शकील की। सऊद शकील इज प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकली करेक्ट बैट्समैन इन पाकिस्तान राइट नाउ। अगर उनकी टेक्निक को देखा जाए टेस्ट क्रिकेट के अंदर जिस तरह से वो खेलते हैं, मैं आपको बता दूं कि उनको टेस्ट क्रिकेटर का टैग जरूर लग गया है, लेकिन वो बहुत अच्छी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के यहाँ पे हैं। 4 कंसेक्यूटिव ईयर्स में उन्होंने 1000+ रन किए थे जब वो टीम में सिलेक्ट हुए थे, तो प्रॉपर मेरिट के ऊपर उनको टेस्ट क्रिकेट में लाया गया था और उन्होंने उसको शो किया है, अपनी सिलेक्शन को प्रूव किया है। और हम उनकी उसी फॉर्म का फायदा उठाना चाह रहे हैं बेसिकली कि उनको वनडे क्रिकेट में लाया जाए, क्योंकि हमारे मिडिल ऑर्डर के मसले वो हल कर सकते हैं। वो फील्ड को बहुत अच्छा मैनिपुलेट करते हैं, स्पिनर्स को बहुत अच्छा कहते हैं, गैप्स बहुत अच्छे तलाश करते हैं। सो इसलिए सऊद शकील का लाना मेरे लिए कोई हैरानकुन बात नहीं है। और इसके बाद बात हो जाए अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद के ऊपर। ये जो आर्ग्यूमेंट है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज अभी अगर हम देखें तो इस टीम के अंदर ऑलरेडी 4 ओपनर्स खेल रहे हैं, आपके जो फर्स्ट 4 है उनके ऊपर हम आगे बात भी करेंगे। और उसके अंदर हमने फिर अब्दुल्ला शफीक को चांस दे दिया है, जो कि एक 5वां ओपनर की ऑप्शन हमें प्रोवाइड कर रहा है। अब्दुल्ला शफीक की टैलेंट से कोई इनकार नहीं है। ही इज ऑल्सो अ वेरी टेक्निकली साउंड बैट्समैन, वन ऑफ माई फेवरेट्स। मैं उनको कंसिडर करता हूं बाबर और रिजवान के बाद। बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। उन्होंने स्टार्ट T20 क्रिकेट से किया था, अभी तो वो टाइप कास्ट हो गया एज अ टेस्ट क्रिकेटर, लेकिन वो न्यूजीलैंड वाली सीरीज अवे सीरीज हमने खेली थी जिसके अंदर इन्होंने अपना डेब्यू किया था T20 क्रिकेट के अंदर। इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट सीरीज, वो चल नहीं पाए थे, फिर गायब हो गए, फिर PSL में परफॉर्म किया और फिर उसके बाद टेस्ट एरिना में परफॉर्म किया और अब उनको वनडे में चांस मिला है। प्रॉब्लम यह है कि क्या वो फिट इन हो सकते हैं, अनलेस अंटिल देयर इज एन इंजरी टू आवर ओपनर्स, वन ऑफ आवर ओपनर्स, गॉड फॉरबिड अगर ऐसा होता है तो फिर शायद वो अपनी जगह बना पाए, तो मे बी एज एन ऑल्टरनेट ऑप्शन के तौर पर उनको रखा गया है। जहां तक शान का ताल्लुक है, शान ने अगर उनके स्टैट्स को आप देखेंगे तो आपको कोई काबिल जिक्र परफॉर्मेंस नजर नहीं आएगी। उन्होंने सिर्फ 150 बनाई है लास्ट 10 इनिंग्स के अंदर, अगर ओवरऑल उनका एनालिसिस किया जाए। शान मसूद पाकिस्तानी टीम के प्लान्स के अंदर मौजूद हैं, जैसा कि चीफ सेलेक्टर ने भी कहा था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, लेकिन राइट नाउ लगता नहीं है कि वो जगह बना पाएंगे इस मिडिल ऑर्डर के अंदर। इज अ वेरी टैलेंटेड बैट्समैन, उनके टैलेंट से इनकार नहीं है, लेकिन यहां पे अभी फिलहाल उनकी जगह मिडिल ऑर्डर में नहीं बनती। तो भाईजान सारी डिस्कशन खत्म, सीधा आ जाओ फाइनल 11 के ऊपर बना लेते हैं जी। सबसे पहले दोनों ओपनर की बात कर लें। फखर और इमाम हमारे ओपनर्स हैं एनी डे ऑफ द वीक। अगर आप देखें इमामुल हक मिस्टर कंसिस्टेंट अगर उनको कहें तो गलत ना होगा। लास्ट 10 इनिंग्स में 5 50s बना चुका है बंदा, हर तरह से अपनी सिलेक्शन को प्रूव कर चुका है। वेरी टेक्निकली साउंड बैट्समैन, कामनेस लेके आता है ओपनिंग के अंदर, रैश स्ट्रोक खेल के आउट नहीं होता। शॉर्ट बॉल के ऊपर उनकी टेक्निक थोड़ी सी इफी जरूर है, लेकिन ही इज बीन इंप्रूविंग अ लॉट एंड ही इज स्कोरिंग रन्स लेफ्ट राइट एंड सेंटर, सो इसलिए वो आपकी फर्स्ट चॉइस है। उसके साथ फखर जमान, फखरे पाकिस्तान, इनकी क्या बात की जाए। इनकी T20 फॉर्म पे आपने नहीं जाना भाईजान, आपने देखनी है इनके लास्ट 10 ODI परफॉर्मेंसेस। 3 सेंचुरियां बंदा बना चुका है और 1 50 बना चुका है। और इस बंदे के बारे में कहा जाता है कि बिग मैच प्लेयर है, आपने देखा होगा बिग ओकेजन्स का प्लेयर है, बड़ी सेंचुरीज बनाता है, छोटी सेंचुरीज नहीं बनाता, अपनी विकेट थ्रो करके नहीं जाता जब ये सेंचुरी बनाता है। वेरी एग्रेसिव स्टाइल है इनका, तो इमाम को बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सो ओपनिंग हमारी इज ऑल सेट, अनलेस अंटिल कोई इंजरी हो जाए इन दोनों में से किसी को, तो फिर अब्दुल्ला शफीक यहां पे चिप इन कर सकते हैं। तो अब बात हो जाए नंबर 3 और नंबर 4 के ऊपर। बड़ी सीधी और ऑब्वियस ऑप्शंस है हमारे पास। पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरे वर्ल्ड क्रिकेट का इस वक्त किंग बाबर आजम तीसरे नंबर पर आता है 1 डाउन की पोजीशन पे। उसके अलावा और कोई बात करनी ही नहीं चाहिए। ही इज द नंबर 1 ODI batsman and Babar and Rizwan is probably the best thing that has happened to Pakistan cricket in the longest time। जो लोग इन दोनों के ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं, मेरे भाई आप लोगों ने 2010 से लेके 2018 तक की पाकिस्तानी टीम को शायद नहीं देखा। I've been watching cricket for past 20-25 years now, और इस तरह का टैलेंट, इस तरह की कैमराडरी जो इस वक्त टीम के अंदर मौजूद है, मैंने अभी तक नहीं देखी। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ बाबर एंड रिजवान। उन्होंने जिस तरह का ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट क्रिएट किया। बाबर की अगर लास्ट 10 इनिंग्स की बात की जाए, बाबर आजम हैज स्कोर्ड 6 50s, एक सेंचुरी और एक 49। इट इज माइंड ब्लोइंग द वे दिस गाय हैज बीन स्कोरिंग रन्स एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर उसकी बात की जाए तो। और रिजवान इज मिस्टर कंसिस्टेंट, कामनेस उसके अंदर मौजूद है, मिडिल ऑर्डर के अंदर स्टेबिलिटी लेके आते हैं। 4 50s बना चुके हैं अपनी लास्ट 10 इनिंग्स के अंदर, ज्यादा लंबी डिबेट करने की जरूरत नहीं है।
5वें नंबर के ऊपर जनाब हमारे पास आएंगे सलमान अली आगा। सलमान अली आगा हैज केम आउट ऑफ नोवेयर, उन्होंने अपनी जगह सोलिडिफाई कर लिया। 2 साल पहले तक शायद उनको कोई जानता भी नहीं था, और मोहम्मद वसीम लैपटॉप वाली सरकार भाग लगे रहन, उन्होंने कहीं इनको आइडेंटिफाई किया और टीम के अंदर लिया, और ये ऐसे अपनी टीम के अंदर आके इन्होंने अपनी जगह बनाई। दोनों फास्ट एंड स्पिन बॉलिंग को बिल्कुल एक ही तरह से खेलते हैं, बहुत ही अच्छे अंदाज में खेलते हैं। जिस पोजीशन पे आते हैं बड़ी क्रिटिकल पोजीशन है, रन रेट को मेंटेन करना होता है, बड़े उम्दा अंदाज में हरकत करते हैं, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो चाहे वो वनडे क्रिकेट हो। मेरे लिए नंबर 5 पे इससे बेहतर ऑप्शन और कोई नहीं है। इन केस अगर ये फ्लॉप होते हैं खुदा ना खास्ता, तो हम सऊद शकील को इस पोजीशन के ऊपर खिला सकते हैं, बट राइट नाउ सलमान अली आगा, क्योंकि वो स्पिन बॉलिंग ऑप्शन भी आपके लिए ऐड कर रहे हैं, ही इज एट नंबर 5। नंबर 6 की अगर बात की जाए तो भाई चाचू इफ्तिखार तो हम भूल रहे हैं। ऐसा नहीं है हम चाचू इफ्तिखार को भूल जाएं। T20 वर्ल्ड कप जो रिसेंटली कंक्लूड T20 वर्ल्ड कप था, उसके अंदर चाचू की परफॉर्मेंस वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। 6 हिटिंग एबिलिटी, कूल अंडर प्रेशर, मैचेस फिनिश करने की अहलियत रखते हैं। इस वक्त एक जेन्युइन 6 हिटर की हमें तलाश है, और चाचू बिल्कुल उस रोल के अंदर मुकम्मल तौर पे फिट इन होते हैं, और फिर बाद में वो ओवर्स भी करवा सकते हैं सलमान अली आगा के साथ मिलके। वो भी वो पार्ट टाइम बॉलिंग ऑप्शन जो हमें प्रोवाइड करते हैं। चाचा इज अ नो ब्रेनर फॉर मी। 6ठे नंबर के ऊपर पक्का हम इफ्तिखार अहमद को ही देखते हैं। 7वां नंबर इज द मोस्ट डिबेटेबल नंबर, बिकॉज 7वें नंबर के ऊपर हमें वो फैसला करना है कि हमें फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के साथ जाना पड़ेगा या स्पिन बॉलिंग वाले के साथ। तो उस जगह के ऊपर हमें ये फैसला करना है। मेरे लिए अगर हम श्रीलंकन कंडीशंस को देखेंगे, हम ओवरऑल सिचुएशन को देखेंगे, हमारे पास हारिस नसीम शाहीन मौजूद है। ऐसे में चौथा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर मुझे समझ नहीं आती। या तो अगर वो बहुत ही कमाल का बॉलर हो तो फिर भी हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट राना फहीम अशरफ साहब। सो इसलिए मेरे ख्याल में इस पोजीशन के ऊपर 7वें नंबर के ऊपर हमारे पास मोहम्मद नवाज से बेहतर और कोई चॉइस नहीं है। एक डायनामिज्म भी लेके आएगा, एक लेफ्ट आर्म की ऑप्शन भी लेके आएगा, 6 हिटिंग एबिलिटी उसके अंदर मौजूद है, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि फहीम अशरफ को हमें नवाज के ऊपर पिक करना चाहिए। उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है इन कंडीशंस के अंदर स्पेशली, बट दैट्स जस्ट माय ओपिनियन। 8वें नंबर के ऊपर इज द टफेस्ट बैटल अमंग ऑल, विच इज उसामा मीर वर्सेस शादाब खान। ये दोनों ही प्लेयर मुझे शदीद पसंद है भाई। दोनों ही प्लेयर जो है वो अब किसी ना किसी तरह ऑलराउंडर कहा जा सकता है, क्योंकि उसामा मीर भी जो है वो लंबी हिटें मार लेते हैं, शादाब भी वो काम कर लेते हैं। शादाब में थोड़ी स्टेबिलिटी भी है उनकी बैटिंग के अंदर, लेकिन जिस नंबर पे वो आ रहे हैं हमें शायद स्टेबिलिटी की जरूरत नहीं है, हमें उसको शायद हिटिंग की जरूरत है। दोनों बहुत ही अमेजिंग स्पिन बॉलर्स हैं, दोनों के रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं, दोनों फील्डर्स बहुत अच्छे हैं। इट्स अ टॉस बिटवीन द टू राइट नाउ। आई थिंक, मेरे ख्याल में, अगेन एंड यू कैन डिसएग्री विद मी, उसामा मीर ज्यादा बेहतर तरीके से फिट इन करते हैं इस जगह के ऊपर। लेकिन अगर T20 की बात की जाएगी तो अगेन मैं शायद शादाब को ज्यादा फेवर करूंगा। बट ज्यादा ऑर्थोडॉक्स अगर ब्रेक की भी बात की जाए, जिसका बॉल ज्यादा ब्रेक करता है, आई थिंक उसामा मीर को यह चांस मिलना चाहिए। 9वें, 10वें और 11वें नंबर पे तो डिबेट करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने वाली बात है, इसलिए मैं टाइम वेस्ट करने ही नहीं वाला। हारिस नसीम शाहीन, जब तक सूरज चांद रहेगा इन तीनों को इसी जगह के ऊपर रहना पड़ेगा वर्ल्ड कप तक। अल्लाह ताला इनको इंजरियों से दूर रखे, इन तीनों फास्ट बॉलर्स को, और ये अपना ठीक सारा ध्यान रखें, बिकॉज हमने हमेशा जब भी जीता है या बड़े टूर्नामेंट्स जब भी हमने जीते हैं उनमें परफॉर्म किया, हमने अपनी फास्ट बॉलिंग के दम कदम पे परफॉर्म किया है। और इस वक्त ये बड़ा ही डेंजरस फास्ट बॉलिंग कॉम्बिनेशन है, ट्रियो है, जो पूरी दुनिया को हिलाने की अहलियत रखता है। और हम पहली दफा वर्ल्ड कप में एंटर होंगे इतने खतरनाक बॉलिंग ट्रियो के साथ, वसीम वकार और शुएब के बाद अगर बात की जाए। सो इसलिए अल्लाह ताला इनको नजर बद से बचाए और ये लोग खेलते रहे। तो इसके साथ ही हमारी ये 11 कंप्लीट होगी। तो भाई अब थोड़ा सा जिक्र हो जाए ग्राउंड्स के मुतालिक। 2 ग्राउंड्स के ऊपर ये मैचेस होने जा रहे हैं जनाब। एक ग्राउंड है महिंदा राजापक्षा स्टेडियम हम्बनटोटा, और दूसरा है आर प्रेमदासा। पहले हम्बनटोटा की बात कर लेते हैं। ये रिलेटिवली न्यू स्टेडियम है, 2011 से यहाँ पे मैचेस का आगाज हुआ था, 2011 वर्ल्ड कप से, अगर आपको याद हो। इट्स अ वेरी हाई स्कोरिंग ग्राउंड, बड़ा ग्राउंड है, लार्ज स्पेसेस हैं मैनूवर करने के लिए। मैं हाई स्कोरिंग इसको इसलिए कह रहा हूं बिकॉज उधर एवरेज स्कोर बैटिंग फर्स्ट 249 है। अब आप कहेंगे इतना ज्यादा तो नहीं है कंपैरेटिवली विद द अदर ग्राउंड्स जो श्रीलंका के अंदर मौजूद हैं, चाहे वो कैंडी हो या गॉल हो, ये अच्छा खासा स्कोर है बैटिंग फर्स्ट। यहां पे 12 दफा वो टीम जीती है जिसने बैटिंग फर्स्ट किया, और 9 दफा वो टीम जीती है जिसने बैटिंग सेकंड की है। हाईएस्ट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात की जाए, कुमार संगकारा 133 रन अगेंस्ट इंडिया 2012 में इज द हाईएस्ट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। और किंग ऑफ पाकिस्तान द ओरिजिनल लाला 5 विकेट 16 रन देके कीनिया के खिलाफ 2011 वर्ल्ड कप का स्पेल आपको अच्छी तरीके से याद होगा। ये इसी ग्राउंड के ऊपर ये मार्का सरंजाम दिया था। सो इसलिए देखना होगा कि पाकिस्तानी टीम इस ग्राउंड के ऊपर कैसे खेलती है। जनरली ये बहुत ही अच्छा
ग्राउंड है फॉर बैटिंग, तो इसलिए हमारी बैटिंग को यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करना भी चाहिए। अब बात होती है दूसरे ग्राउंड के ऊपर, विच इज द आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो। कोलंबो में इसके अलावा 2 और ग्राउंड है जनाब, पी सारा ओवल और सिनाली स्पोर्ट्स क्लब SSC। ये लेकिन जो आर प्रेमदासा स्टेडियम है ये सबसे पुराना स्टेडियम है कोलंबो का। 1986 में यहां पे मैचेस का आगाज हुआ था, पहले इसको खेतारामा स्टेडियम कहा जाता था। और अब अगर स्टेडियम के बारे में बात की जाए और इसकी पिच के बारे में स्पेशली बात की जाए तो ये बड़ा ही ट्रिकी पिच है, स्पेशली इन द सेकंड इनिंग्स। सेकंड इनिंग्स में जाके ये पिच अमूमन इसकी हिस्ट्री रही है कि ये टूट जाता है, स्लगिश हो जाता है, बॉल रुक के आता है, बॉल ब्रेक करना शुरू हो जाता है। सो इसलिए यहां पे जो टीम पहले बैटिंग कर रही होती है उसके चांसेस बहुत ब्राइट होते हैं जीतने के। 75 मैचेस वो टीम जीती है जिसने यहां पे पहले बैटिंग की है और 55 वो जीती है जिसने यहां पे बाद में बैटिंग की है। अगर ओवरऑल स्टैट्स को देखा जाए 229 यहां का एवरेज स्कोर है बैटिंग फर्स्ट। और यहां पे भी अगर बात की जाए अगेन जो हाईएस्ट इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज हैं, कुमार संगकारा अगेन 160 ऑड रन उसने जो है वो बनाए थे। और दैट फेमस स्पेल ऑफ एंजेलो मैथ्यूज जिसकी वजह से एंजेलो मैथ्यूज शायद जो है वो मशहूर हुआ था श्रीलंका के अंदर, 20 रन देके 6 विकेटें अगेंस्ट इंडिया इसी ग्राउंड के ऊपर ली थी 2011 के अंदर। सो इस ग्राउंड के को जो सबसे ज्यादा फेवर अगेन जो अफगानी स्पिनर्स हैं वो बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे इस ग्राउंड को, स्पेशली अगर उनको सेकंड टाइम में बॉलिंग कराने का मौका मिल जाता है। तो हमें देखना पड़ेगा कि हम इस ग्राउंड के ऊपर अपनी क्या स्ट्रेटजी रखते हैं। तो जी फाइनल वर्डिक्ट ऑन दिस सीरीज, क्या ये सीरीज पाकिस्तान जीत सकता है? ना सिर्फ पाकिस्तान ये सीरीज जीत सकता है बल्कि पाकिस्तान को ये सीरीज जीतनी चाहिए। इट इज गोइंग टू बी अ ट्रायल बाय स्पिन, no doubt about it। मुजीब, राशिद, नबी, नूर, lots of dynamic अफगानी स्पिनर्स अगेंस्ट आवर बैटिंग लाइनअप है। अगर देखा जाए ओवरऑल दोनों टीमों को मैच किया जाए पेपर के ऊपर, अफगानिस्तान T20 के अंदर अपसेट करने की सलाहियत रखती है, बट व्हेन इट कम्स टू वनडे क्रिकेट उनकी बैटिंग उनको अमूमन धोखा दे जाती है, क्योंकि मोस्टली उनके प्लेयर्स जो है वो अग्रेसिव स्टाइल ऑफ क्रिकेट खेलते हैं, उनके अंदर टेम्परामेंट कम होता है और तभी वो लंबे स्कोर्स नहीं कर पाते। सो इसलिए अगर पाकिस्तानियों को देखा जाए तो पाकिस्तानियों की every base is covered। We have fast bowling, we have good spinners, we have a good strong middle order and we have got Babar Azam। So इसलिए हमारी सारी बेसिस कवर्ड नजर आ रही हैं। तो पेपर के ऊपर अगर देखा जाए तो ये एक मिस मैच है, लेकिन याद रखिएगा मैचेस कभी भी पेपर के ऊपर नहीं जीते जाते, मैचेस ग्राउंड में जीते जाते हैं। तो इसलिए देखना होगा कि इस सीरीज का आखिर क्या नतीजा निकलता है। उम्मीद है आपको आज का शो इंतहाई पसंद आया होगा, और अगर आया है तो फिर हौसला अफजाई के लिए आपको अच्छे तरीके से पता है कि आपने कहां क्लिक करना है, तो भाईजान वो सब कुछ कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह अजीज बशर्ते जिंदगी आपसे अगले शो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने इर्द गिर्द खुशियां बांटिए और अपने वालिदैन का खास ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।